हेलो दोस्तों, स्टडी टू चैनल में आपका स्वागत है। खुद का टेस्ट लिया क्या सीरीज़ में आज हम भारत में गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल। दूसरा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है। इसमें विकल्प बी सही होगा। आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। इसके द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। साथ ही जब 1833 में चार्टर एक्ट आता है तो भारतीय प्रशासन को पूरी तरीके से एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। 1833 में विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, आप जानते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक थे, परंतु यह विकल्प इन ऑप्शंस में नहीं दे रखा है। तो आपको पता है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग्स बनता है, तो यही उत्तर सही माना जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी, बिल्कुल सही है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है, ये बिल्कुल सही है। रॉबर्ट क्लाइव ने सैनिक सुधार करने की कोशिश की, जिसने विभिन्न भ्रष्टाचार मिटाने की भी कोशिश करी, इसीलिए इसके समय पे श्वेत विद्रोह हुआ था जो यूरोपीय सैनिकों द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे प्रिय ब्रिटिश शासकों में से था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था, ये सही नहीं है। इसका श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को ज़्यादा जाता है, तो ये विकल्प ही गलत हो गया। अगला भी पढ़ लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, बिल्कुल सही है। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था, जिसे द्वितीय का सिद्धांत भी बोलते हैं, तो इसमें विकल्प सी सही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? विकल्प पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लिया करिए तो इससे आपको याद हो जाएगा। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के समय होते हैं। आप जानते हैं 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो ये ईयर भी याद रखिएगा, पूछा जाता है 1784। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? या इसे रिंग फेंसिंग की पॉलिसी भी बोलते हैं, ये वॉरेन हेस्टिंग्स की पॉलिसी है। आप जानते हैं जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध और अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से उसने यह पॉलिसी शुरू की थी। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर बफर स्टेट यानी मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। केवल अपने राज्य की रक्षा करना इनका उद्देश्य था, या यह भी कह सकते हैं कि अगर हम पड़ोसी राज्यों की सीमा को सुरक्षित कर दें तो अपनी सीमाएं अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। तो इसने कोशिश किया कि अपने आसपास के अपने राज्य ब्रिटिश राज के आसपास के राज्यों को सुरक्षित किया जाए, उन पर अधिकार किया जाए। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैत शासन प्रणाली लगाई किसने थी? रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में। उसके बाद इसको ख़त्म करने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है, तो विकल्प सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला था? तो ये भारत के केवल ऐसे गवर्नर हैं जी जब ये ब्रिटिश संसद वापस पहुंचते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स के जो अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्य थे उस कारण उन पर ब्रिटेन जाकर महाभियोग चलता है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा। लेकिन बाद में क्या होता है, ब्रिटिश संसद ने उनकी सेवा को देखते हुए सभी दोषों से उन्हें मुक्त कर दिया था, क्योंकि ऐसा कहा गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो भी किया है वो ब्रिटिश साम्राज्य के हित के लिए किया था। उनके दोष बहुत थोड़े हैं, जो वास्तव में दोष नहीं है, वे राजनीतिक दोष हैं, और उन पर जो सहसा अचानक संकट आ गया और कठिन उलझनों में पड़ गए, तो कभी कभी ऐसी मानवीय चूक
हो जाती है, ऐसा ब्रिटिश संसद में बोला गया। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? न्यायिक संगठन की जन्मदाता कार्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत उन्होंने सारे जिलों में जो शक्ति थी वो कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी। 1787 में जो जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश तक नियुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त फौजदारी शक्तियाँ और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का अधिकार भी कलेक्टर को ही दे दिया था। 1790 से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त कुछ जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमणकारी न्यायालय खोले थे, 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए, तो टोटल 4 थे। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा और इसमें एक भारतीय काजी भी नियुक्त होता था। कार्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। इसी कारण कार्नवालिस को भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 1793 ईस्वी में अंतिम रूप से उन्होंने कार्नवालिस संहिता भी प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसमें एक शक्तियों का पृथक्करण नामक सिद्धांत भी अंतर्निहित था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारत सिविल सर्विसेज सेवा के नाम से जानी गई? आप जानते हैं इसका कोई और उत्तर नहीं होगा बल्कि कार्नवालिस होगा। हम कई बार पढ़ चुके हैं। भारत की जो सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कार्नवालिस के द्वारा ही किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कार्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया, राजस्व बोर्डों को भंग करके इसे संबंधित नए नियम बनाए, कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार संबंध में नए नियम बनाए और उसने कार्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया। ठीक है, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप प्रदान किया, जो आज सिविल सेवा देखते हैं। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। तो भारतीय लोक सेवा, जैसा भी हमने ऊपर के प्रश्न में हल किया, लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया? कार्नवालिस ने किया। कार्नवालिस की कब्र कहाँ है? कार्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर में होती है 5 अक्टूबर 1805 को, और गाजीपुर में ही उनकी कब्र है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कार्नवालिस का अगर हम कार्यकाल देखें तो 1786 में ये गवर्नर जनरल बन के आते हैं, 1793 तक रहते हैं। इन्होंने इनका अगर श्रेय जाता है इनको तो भारतीय लोक सेवा के लिए, भारत में न्याय व्यवस्था के लिए, ये 2 चीज़ों का श्रेय इनको जाता है। 1802 में वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो आपको पता है अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में वसीन की संधि में हस्ताक्षर हुए थे 1802 में। आपको पता है इस समय कौन थे? वेलेज़ली गवर्नर जनरल थे। तो याद रखिएगा 1798 से 1805 तक वेलेज़ली रहते हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? वही थे पहले मराठा सरदार, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। इन पे जबरदस्ती थोप दी गई थी और इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था कानपुर। इन्हीं के पुत्र होते हैं नाना साहब, जो 1857 की क्रांति में पार्ट लेते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड वेलेज़ली इसके लिए प्रसिद्ध हैं। इनके काल में इसका क्रियान्वयन किया गया। हालांकि अगर हम देखें ये एक ट्रायल के रूप में अस्तित्व में आई थी डुप्ले के समय। डुप्ले पहला यूरोपीय था, वैसे पुर्तगाली था यूरोप में, लेकिन ठीक है, इसने क्या किया था कि भारतीय सेनाओं को हैदराबाद में उन्हीं शासक के खर्चे पर रखवाया था। तो सूत्रपात अगर बोलें तो वो डुप्ले ने किया था, किंतु औपचारिक रूप से इसको अपनाया वेलेज़ली ने। इसके अंतर्गत इसने सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, इन सबको हस्तगत किया था। इसका मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था HMT APBS। इसको याद रखिए, कई बार क्रम भी पूछ लेते हैं। H से हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सबसे लास्ट में सिंधिया। ठीक है,
सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया HMT यानी हैदराबाद के निज़ाम। H से हो गया ना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम याद रखिए। अगर आपको HMT याद है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के इसको लगा लोगे। H से हैदराबाद पहले नंबर पर हो गया, ठीक है। M फॉर मैसूर हो गया, उसके बाद HMT APBS अवध हो गया, उसके बाद 3 नंबर पे P फॉर पेशवा नहीं दिया है, भोसले भी नहीं, सिंधिया, सिंधिया 4th, यानी कि ये सही हो गया। सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया, इस तरह से आप कालक्रम से लगा लेंगे। आप ये HMT APBS याद रखिए। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, इसको हम करा चुके हैं। इसको सबसे पहले जबरदस्ती थोपा गया था अवध के नवाब पर, ठीक है। अगर केवल वेलेस्ली की संधि को स्वीकार करने के लिए पूछा जाता तो इसमें हैदराबाद आता, लेकिन वेलेस्ली की संधि नहीं पूछा गया, इसीलिए इसमें क्या आएगा, अवध के नवाब आएंगे। उत्तर इसका यही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो किसने स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर राज्य के राजा ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, याद रखिएगा। हालांकि वेलेस्ली ने इसलिए बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन कभी भी यह इनकी राजनीतिक जो चारा डालने वाली नीति थी उसमें इंदौर के होलकर नहीं फंसे। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके काल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में होता है, तो याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, वारेन हेस्टिंग्स नहीं हैं। इनका कार्य अगर हम देखें तो कार्यकाल देखें तो 1814 से 16 के बीच में आते हैं, और 1814 के समय पे ही ये आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, और इस समय संगोली की संधि हुई थी 1816 में। उसके बाद ये आंग्ल नेपाल युद्ध खत्म हो गया था। तो याद रखिएगा आंग्ल नेपाल युद्ध के समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही सुमेलित नहीं है, एक और दे रखे हैं गवर्नर जनरल, दूसरी तरफ युद्ध दे रखे हैं उनके समय जो युद्ध हुए थे। चलिए देख लेते हैं। पहला हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। वैसे बक्सर के युद्ध के समय वेंसिटार्ट थे गवर्नर, लेकिन हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध को लीड किया था, नेतृत्व प्रदान किया था, तो ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, अभी हमने ऊपर पढ़ा, बिल्कुल सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में होता है और खत्म होता है संगोली की संधि के द्वारा 1816 में। लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये इसमें नाम ही नहीं दे रखा, तो यही गलत हो गया, ठीक है। आपको पता है अगर हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, आप अभी मैंने बताया लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे, पेन ले लेते हैं एक मिनट। लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे हुआ था। कथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल द्वारा मैसूर के प्रशासन को ले लिया गया था? आप विकल्प पहले पढ़ लिया करिए, उसके बाद आंसर किया करिए, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तथाकथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को मिला लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के और भी कार्य हैं। उसने अपने समय में सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को प्रयत्न करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किए। देश भर में ठगी समाप्त करने का भी उसने प्रयत्न किया। साथ ही उसने सती प्रथा पर एक नियम भी लेके आया 1829 में, और इसको 1830 से पूरे भारत में लागू कर दिया था। तो विलियम बेंटिक के इन कार्यों को याद रखिएगा। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, याद रखिएगा। कॉर्नवालिस के और भी कार्य हम अभी पीछे प्रश्नों में हल कर चुके हैं। आपको पता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद 1792 में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, और चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो
1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर पे एक वाडियार वंश के कठपुतली शासक को बैठा दिया जाता है जो अल्पवयस्क होता है। ठगों के दमन से संबंधित है। ठगों का दमन का श्रेय कैप्टन स्लीमियन को जाता है, लेकिन इनको इस कार्य के लिए किसने नियुक्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसको याद रखिएगा। ठगी किस तरह से होती थी थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों ही समुदाय से होते थे व्यक्ति, लेकिन ये लोग वास्तव में काली, दुर्गा, भवानी की पूजा करते थे। साथ में क्या करते थे, किसी भी व्यक्ति को ये पकड़ लेते थे, अपना शिकार बना लेते थे, उसके बाद उसका सर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उनका विश्वास था कि ऐसा ही विधि विधान है इस शरीर की मृत्यु इसी प्रकार से लिखी होती है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो जब विलियम बेंटिक ने इसको रोकने का प्रयत्न किया तो समस्त जनता ने भी इनका सहयोग किया, जबकि जब इन्होंने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया तो काफ़ी विरोध झेलना पड़ा। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, विलियम बेंटिक ने। आप जानते हैं सती प्रथा में क्या होता था कि स्त्री को अपने पति के शव के साथ ही अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देना हो जाता था। सती का अर्थ अगर हम जानें तो वो होता है पवित्र और सच्चरित्र नारी। तो ये एक तरह का हिंदू परंपरा में विवाह संस्कार था कि अगर आपका पति मर जाएगा, आपकी आत्माओं का संबंध हो गया है, अगर आपके पति की मृत्यु होती तो आपको उसके साथ ही अपने शरीर को भस्म करना होगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर का आपका ये एक संस्कार होता है विवाह। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन चीज़ों को रोका। 1829 में वो एक अधिनियम लेके आए और बाद में 1830 में उन्होंने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, जहाँ जहाँ ब्रिटिश राज था वहाँ पे इसको प्रभावशाली तरीके से लागू करवाया। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो 1789 में दासों के निर्यात को रोक दिया गया। हालांकि जो कानून है उसको चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 में लाया गया, लेकिन कोशिश की गई 1789 से ही। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। कुप्रशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह पर आरोप लगाया कुशासन का, ठीक है, और 1856 में अवध का विलय कर लिया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में कौन था? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। सतारा प्रथम शिकार था। तो मैं बता देती हूँ टोटल कौन कौन से लॉर्ड डलहौजी ने क्रम के साथ किन राज्यों का विलय किया था। तो पहले नंबर पे है सतारा, ठीक है, ये किया था 1848 में। उसके बाद है जैतपुर और संभलपुर, ठीक है, तो जैतपुर और संभलपुर किया था इन्होंने 1849 में। फिर आता है बघाट किया था इन्होंने 1850 में। फिर उदयपुर किया था 52 में। उसके बाद आता है झांसी, इसको रट लीजिए झांसी को, 1853 में। नागपुर 54 में और करौली 1855 में। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्रम में लगाने के लिए सतारा, जैतपुर, संबलपुर और बघाट को। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ, इसको याद कर लीजिएगा। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय का संपन्न हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। लॉर्ड एलनबरो के समय पे सिंध विजय संपन्न हुई थी। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल देखें तो 1842 से 1844 के दौरान हुआ था। 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। तो याद रखिएगा लॉर्ड एलनबरो। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? यह बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है। आपको पता है 1853 में ऐसा प्रयत्न किया जाता है रेलवे लाइन बिछाने का। साथ में कौन सी प्रथम भारतीय कंपनी थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ट्रेन चलती कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से ठाणे के बीच में चलती है। उसके बाद दूसरी ट्रेन भी चलाई जाती है कलकत्ता से रानीगंज के बीच में, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत में रेलवे का विकास का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की थी? अभी मैंने आपको बताया ग्रेट इंडियन पेनिनसुला ने भारत में प्रथम कंपनी थी जिसने भारत में रेल यात्रा को शुरू किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वयन किया गया।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित करवाया। इसके अधिनियम के द्वारा तहत था कि विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। उस विवाह से उत्पन्न पुत्र भी वैध घोषित किया गया। विधवाओं से कल्याण से अगर हम और भी नेताओं की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो थे ही, साथ में अगर पश्चिमी भारत में बात करें तो विष्णु शास्त्री थे, धोंदो केशव कर्वे थे। तो जो धोंदो केशव कर्वे थे, इन्हें के.डी. कर्वे भी कहते हैं। इन्होंने 1899 में कि पूना में विधवा आश्रम की स्थापना भी की। उसके बाद उन्होंने विधवाओं के लिए कॉलेज की स्थापना भी की थी। तो ये अभी जब हम विभिन्न सामाजिक सुधारों के लिए जो आंदोलन हुए या जो सुधार कार्य हुए उन पे अभी वीडियो लेके आएंगे। आप लगातार हमारी सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।